नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों, अभिभावकों और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि YouTube का यह चैनल जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो रहा है। आप लोगों के द्वारा लिंक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, यह सब मुझे हृदय की गहराइयों से महसूस हो रहा है। आप सभी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप आज का जो लेखा शास्त्र परिचय पार्ट 2 देखने बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास में नोटबुक और पेन है। एक महत्वपूर्ण जो बात है वह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लेखा शास्त्र विषय रटने का विषय नहीं है, बल्कि यह विषय समझने का विषय है। क्योंकि अगर आपने इसको रटने का कार्य किया तो यह मस्तिष्क के अस्थायी फोल्डर में चला जाएगा, और यदि आपने इसको समझा तो यह जीवन भर मस्तिष्क के स्थायी फोल्डर में रहेगा। तो आइए हम लोग लेखा शास्त्र एक परिचय पार्ट 2 में लेखा शास्त्र के संबंध में कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं। ये अब हम समझते हैं पुस्तक पालन और लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पुस्तक पालन और लेखांकन क्यों रखा जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप समझिए। सबसे पहली बात, समस्त व्यवहारों का स्थायी लेखा, इसका तात्पर्य है, समस्त व्यवहार से तात्पर्य है वे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के हैं उनका लेखा करना, और स्थायी लेखा का तात्पर्य यह है कि जो लेखा आपने किया है वह लेखा स्थायी होता है। उसे आप भविष्य में किसी वर्ष में अगर देखते हैं तो वह लेखा ऐसा कैसा आपको मिलेगा, चाहे देनदार के संबंध में हो, चाहे लेनदार के संबंध में हो, चाहे संपत्ति के संबंध में हो, सभी लेखा आपको पूर्ण रूप से स्थायी मिलता है। इसी प्रकार से दूसरा जो बिंदु है वह बिंदु है लाभ हानि का ज्ञान। प्रत्येक व्यवसाय या व्यवसायी यह चाहेगा कि एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय को लाभ हुआ या व्यवसाय को हानि हुई, और व्यवसाय को अगर लाभ हुआ है तो लाभ की राशि कितनी है, पिछले वर्ष की तुलना में लाभ कितना है, तो ये जानकारी करना आवश्यक है। तो वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम सारांश के लेखे बना करके हम लोग लाभ हानि ज्ञात कर लेते हैं। तो यह भी व्यवसाय का उद्देश्य है। इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति की जानकारी। आर्थिक स्थिति से तात्पर्य है व्यवसाय की संपत्तियां और व्यवसाय के दायित्व। निश्चित तिथि को अर्थात वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च को हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में संपत्तियां और दायित्व दर्शाते हैं। तो संपत्तियां और दायित्व कितने हैं, कितनी स्थायी संपत्तियां हैं, कितने चालू संपत्तियां हैं, कितनी चालू दायित्व है, कितनी पूंजी है, इस प्रकार की जानकारी हमको लेखों से मिलना आवश्यक है। तो लेखांकन का यह उद्देश्य है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी दे। तीसरा जो बिंदु है, व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, अर्थात व्यवसाय से संबंधित जो पक्ष हैं, हम प्रारंभ करते हैं स्वामी से या अंशधारी से। तो अंशधारी और स्वामी का हित ये है कि उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, समय समय पर उसके लाभ या लाभांश मिलता रहे। इसी प्रकार से लेनदार यह चाहेगा कि मैंने जो उधार माल व्यवसाय को दिया है उसकी राशि समय पर प्राप्त हो। ऋणदाता या बैंक जिन्होंने हमें ऋण दिया है वह ये चाहेगा कि उन्होंने जो ऋण दिया है उनकी राशि सुरक्षित रहे, समय समय पर ब्याज की प्राप्ति होती रहे। इसी प्रकार से मजदूर या कर्मचारी ये चाहेगा कि व्यवसाय में समय समय पर उसे मजदूरी मिलती रहे, उसका इंक्रीमेंट लगता रहे, बोनस मिलता रहे, साथ ही व्यवसाय अगर प्रगति कर रहा है तो उसकी नौकरी भी सुरक्षित रहे, तो वह भी जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। इसी प्रकार से और भी पक्ष हैं जो व्यवसाय में हित रखते हैं। यह सरकार का हित है टैक्स, तो उसे समय समय पर टैक्स की जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से और भी पक्ष हैं जो यह मालूम करना चाहते हैं
कि लेखांकन में क्या क्या जानकारी है। कर संबंधी सूचनाएं, टैक्स की सूचना अर्थात सरकार को विभिन्न प्रकार के कर चुकाए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, इसी प्रकार से जीएसटी। तो उसके संबंध में जो विवरण है वो सही प्रकार से बने होने चाहिए और टैक्स की गणना भली प्रकार से हो, यह लेखांकन का उद्देश्य है। कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति कानून के माध्यम से बड़ी कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए, बीमा कंपनियों के लिए, उद्योग धंधों के लिए दोहरा लेखा प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है और कुछ विवरण अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी पालना करते हुए लेखांकन तैयार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रबंधकों को सहायता, आज के दौर में लेखांकन का कार्य केवल व्यावसायिक व्यवहारों की लेखे रखना, लाभ हानि ज्ञात करना या आर्थिक स्थिति ज्ञात करना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो मैनेजर है या मैनेजमेंट कमेटी है उसको बहुत सारी सूचनाएं चाहिए। विभिन्न निर्णय लेने के लिए लेखों से सूचनाएं चाहिए। तो उन सूचनाओं को प्राप्त करके जो प्रबंधक हैं विभिन्न निर्णय लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है और वो धागा बनाना चाहती है, तो धागे पर निर्णय लेने से पूर्व वह ये मालूम करेगी कि अगर धागा मार्केट से परचेज किया जाए तो उसकी लागत क्या है, अगर व्यवसाय में कारखाने बनाए जाए तो धागे की लागत क्या होगी। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रबंधक निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार से व्यवसाय के खर्चों पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, तो यह प्रबंधक निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंधकों को भी लेखांकन से बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है। व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण, देखिए बड़े बड़े उद्योग धंधों में जो स्वामी होते हैं वो हर जगह नज़र नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में लेखांकन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हर कदम पर हम जो है वो नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेबर है, तो लेबर को जो मजदूरी दी जा रही है उसका बराबर उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से कारखाने में कोई और कार्य भी हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो स्टॉक की सप्लाई है, तो स्टॉक जो है स्टोर से सप्लाई हो रहा है और सप्लाई होकर के यूनिट तक पहुंच रहा है, उसकी लागत क्या आ रही है और क्या उसका उपयोग पूरा हो रहा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से व्यवसाय पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसी तरह देखिए लेनदारों व देनदारों ज्ञान, व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा गया है तो देनदार बनते हैं, तो कितने देनदार हैं जो हमें राशि चुकाएंगे। इसी प्रकार से हमने अगर किसी से उधार माल खरीदा है तो वह लेनदार है, उसे राशि कितनी चुकाई जानी है, किस अवधि में चुकाई जानी है। तो व्यवसाय के देनदार कितने हैं, कितने लेनदार हैं, यह जानकारी भी हमें लेखांकन से प्राप्त होती है। अंत में भावी योजनाएं बनाना, लेखांकन से जो सूचनाएं प्राप्त होती है वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, और उसमें जो सूचनाएं हैं और जो उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसका जो है विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उन निष्कर्ष के आधार पर हम भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। जैसे कि ऐसी फर्म और लगाई जाए या कोई और फर्म लगाई जाए या उत्पादन को बढ़ाया जाए, मार्केट कहाँ कहाँ पर ढूंढा जाए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है लेखांकन और पुस्त पालन के उद्देश्य। आपके समक्ष है कि पुस्त पालन और लेखांकन में क्या अंतर है, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। एक तरफ आपके समक्ष पुस्त पालन के बिंदु हैं, दूसरी ओर लेखांकन के बिंदु हैं। हम एक के बाद एक बिंदु को भली प्रकार समझते हैं। सर्वप्रथम पुस्त पालन लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है और लेखांकन लेखा शास्त्र की दूसरी पीढ़ी है। आपको पूर्व में बताया गया था कि प्रारंभिक लेखा पुस्त पालन में किया जाता है और उसका वर्गीकरण पुस्त पालन में किया जाता है। तत्पश्चात जो कार्य प्रारंभ होता है वह कार्य प्रारंभ होता है लेखांकन में। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु, लेखांकन का आधार। पुस्त पालन लेखांकन का आधार है
इसका तात्पर्य यह है कि लेखांकन में जो भी कार्य किया जाता है वह पुष्प पालन में जो कार्य किया गया है, प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण, खाता व्यय में खतौनी, उसके द्वारा ही लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। और पुष्प पालन जो है उसका जो आधार है वो होते हैं व्यवसाय के जो लेन देन होते हैं, व्यवहार होते हैं, उस पर जो वाउचर्स हैं वे उसका आधार होते हैं। इसी प्रकार से पुष्प पालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। आपको भली प्रकार से बताया गया है कि व्यवहार के उत्पन्न होते ही जब हम उसका लेखा करते हैं तो ये लेखा किया जाता है पुष्प पालन की पुस्तकों में। तत्पश्चात जो उन लेखों से विभिन्न खाते खाता बही में खोले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। यह कार्य करने के पश्चात पुष्प पालन का कार्य समाप्त जब हो जाता है तब लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो अंतर है वह अंतर यह है कि पुष्प पालन में प्रारंभिक लेखा किया जाता है, व्यवहार के उत्पन्न होते ही प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है और उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के खाता बही में खोले जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम वर्गीकरण। वह खातों से शेष ज्ञात किया जाता है। यह यहाँ तक का जो कार्य है वह कार्य किया जाता है पुष्प पालन में। तत्पश्चात खातों के शेष के आधार पर तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस, ताकि गणितीय शुद्धता की जांच की जा सके तथा अंतिम सारांश के लेखे तैयार किए जाते हैं। और अंतिम सारांश के लेखों में लाभ हानि खाता यह बताता है कि व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुई। इसी प्रकार से स्थिति विवरण या चिट्ठा यह बताता है कि एक निश्चित तिथि को व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं। इसी प्रकार से चौथा जो अंतर है वह है विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पुष्प पालन का कार्य एक सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। लंबे समय तक जब लेखा शास्त्र का उद्भव हुआ तो उसे हम पुष्प पालन या बुक कीपिंग के रूप में लेते थे और उस समय केवल प्रारंभिक लेखा और खाते खोलने तक ही यह सीमित था। अतः इसके लिए विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद जो कार्य किया जाता है उसके लिए विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता है। अतः एक विशेषज्ञ व्यक्ति या लेखे का अच्छा जानकार, जिसको हम लेखापाल कह सकते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यह व्यक्ति ही लेखांकन से संबंधित कार्य कर सकता है। क्योंकि लेखांकन में उसके पश्चात लेखों का जो है अंतिम सारांश निकालना, उनकी व्याख्या करना, उनका निर्वचन करना तथा निर्वचन करने के पश्चात में आंकड़ों को संबंधित व्यक्तियों तक संप्रेषित करना, ये सारा कार्य एक विशेषज्ञ व्यक्ति के माध्यम से ही संभव है। अंतिम जो अंतर है वो अंतर ये है कि पुष्प पालन में लेखांकन के अगर मान लीजिए किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, अशुद्धि हो गई है, तो अशुद्धि का सुधार इसमें नहीं किया जाता। इसी प्रकार समायोजन के जो लेखे होते हैं, कई व्यवहार ऐसे होते हैं जो व्यवहार में उत्पन्न हो जाते हैं लेकिन मौद्रिक रूप में उत्पन्न नहीं होते, लेकिन लाभ हानि को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें उनके लिए समायोजन प्रविष्टियाँ भी की जाती है। यह कार्य पुष्प पालन में शामिल नहीं है, लेकिन लेखांकन में अशुद्धियों का सुधार और समायोजन के संबंधित प्रविष्टियाँ भी की जाती है। अब हम समझते हैं लेखांकन के प्रकार या उपक्षेत्र। लेखांकन के प्रकार या उपक्षेत्र, टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, नंबर 1 है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब तक जो आपने लेखांकन का अर्थ समझा वह ही वास्तव में वित्तीय लेखांकन है। इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करना, उसका निर्वचन करना एवं सूचनाओं के संप्रेषण का कार्य। पुनः समझिए, वित्तीय लेखांकन में वित्तीय विवरणों को तैयार करना, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, इसके अतिरिक्त उसका जो है निर्वचन करना और सूचनाओं के संप्रेषण का कार्य जो है वो वित्तीय लेखांकन में किया जाता है और लेखांकन ही वित्तीय लेखांकन है। दूसरा है प्रकार लागत लेखांकन। ऐसी फर्म जिसमें कच्चे माल से निर्मित माल होता है, वहां पर वस्तुओं की लागत ज्ञात करने की आवश्यकता रहती है, तो
तो लेखांकन इस प्रकार से किया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं तथा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत, पुनः समझिए, वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना लागत लेखांकन में शामिल होता है। साथ ही लागत का पूर्वानुमान लगाना, किसी भी वस्तु या सेवा की प्रति इकाई लागत कितनी होगी यह पूर्व में डिसाइड किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, और जब वास्तविक लागत आती है तो उससे तुलना की जाती है। तो वास्तविक लागत से तुलना करना लेखांकन का यह जो भाग है यह शामिल होता है लागत लेखांकन में। तीसरा है प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझिए इसको। प्रबंध को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने, प्रबंधकों को व्यवसाय के संबंध में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। वस्तु का क्रय किया जाए या वस्तु का निर्माण किया जाए, श्रमिक किस प्रकार के रखे जाएं, मशीन परचेज की जाए या मशीन जो है दूसरे हायर की जाए, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। और फर्म आगे बढ़ाई जाए, नई इकाई स्थापित की जाए या इसको और बढ़ाया जाए, विभिन्न प्रकार के निर्णय प्रबंधकों को लेने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विवरण है, वित्तीय विवरण, इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि प्रबंधकों को निर्णय लेने में आसानी हो। तो ये देखिए पुनः, प्रबंध को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने हेतु लेखांकन सूचनाओं की प्राप्ति तथा उनका विश्लेषण एवं उपयोग। तो लेखांकन जो विवरण है वो इस प्रकार से बनाए जाए कि प्रबंधकों को विभिन्न निर्णय लेने में आसानी हो। इसका जो अध्ययन है वो किया जाता है प्रबंधकीय लेखांकन में। चौथा है सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। आज के दौर में यह एक नवाचार है, सोशल अकाउंटिंग। देखिए, व्यवसाय को समाज से क्या मिलता है? पूंजी, कच्चा माल, रॉ मटेरियल और मानवीय श्रम। जब समाज से व्यवसाय को पूंजी, कच्चा माल और मानवीय श्रम मिलता है तो समाज को भी व्यवसाय से कुछ उम्मीदें हैं। तो प्रबंध की ये रिपोर्ट जिसमें यह बताया जाए कि व्यवसाय ने समाज के हित में क्या किया है, वह कहलाती है सामाजिक लेखांकन की तरफ। तो पुनः समझिए, प्रबंधकों की वह रिपोर्ट जिसमें व्यवसाय द्वारा सामाजिक कार्यों में योगदान का उल्लेख हो, यह कहलाता है सामाजिक लेखांकन। तो लेखांकन के प्रकार में आपने समझा, सर्वप्रथम वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हमने समझा लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। आगे जब आप उच्च अध्ययन करेंगे तो यह जो लेखांकन है यह अपने आप में सभी विषय है। और पढ़ने जा रहे हैं लेखांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, किसी भी कार्य का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। सर्वप्रथम कौन सा कार्य होगा, उसके पश्चात कौन सा काम होगा, उसके पश्चात कौन सा काम होगा और अंत में कौन सा काम होगा। इस प्रक्रिया के अनुसार ही हम उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहला चरण बाद में लेवें और बाद का चरण पहले लेवें, ये संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, एक कपड़ा मिल में अगर हमें कपड़ा बनाना है तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कपास से रुई बनाना, और दूसरा जो प्रोसेस होगा रुई से धागा बनाना, और फिर उसके पश्चात धागे से कपड़ा बनाना, और उसके पश्चात आगे वाला प्रोसेस शुरू होगा। इसी प्रकार से लेखांकन कार्य में भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन हमें लेखा करते समय करना अनिवार्य है। तो आइए हम समझते हैं कि लेखांकन प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम लेखांकन
में सबसे पहला जो कदम है वो है व्यवहारों की पहचान। व्यवहारों की पहचान के संबंध में पूर्व में भी आपसे बात की गई है मैंने कि व्यवहारों की पहचान का मतलब ये है कि ऐसे व्यवहार या घटनाएं जो केवल वित्तीय प्रकृति के हैं का ही लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। तो कौन से व्यवहार ऐसा है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है? जिन व्यवहारों को मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है उनका लेखा नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले उन व्यवहारों को पहचानना है जिनका लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। और इसका सामान्य तरीका है केवल वित्तीय प्रकृति के व्यवहार ही लेखा पुस्तकों में दर्ज किए जाएंगे। दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप है प्रारंभिक लेखा। अब जब हमने व्यवहारों की पहचान कर ली है तो व्यवहारों की पहचान करने के पश्चात उन व्यवहारों को कौन सी पुस्तकों में दर्ज करना है, तो उसके लिए जर्नल या सहायक बहियों में लेखा। अब यहाँ पर दो चीज़ आपको मिल रही है, एक तो है जर्नल और दूसरा मिल रहा है सहायक बहियाँ। तो छोटे व्यापार में जहाँ पे आनुपातिक रूप से व्यवहार कम होते हैं वहाँ प्रारंभिक लेखे के लिए केवल एक पुस्तक बनती है जिसका नाम है जर्नल। और बड़े व्यापार में जहाँ पर व्यवहार बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और एक पुस्तक में लिखना संभव नहीं होता है, अतः हम जर्नल का ही उप विभाजन कर देते हैं और सहायक बहियाँ रखी जाती है। उन सहायक बहियों में लेखा करना। इस प्रकार से प्रारंभिक लेखा का तात्पर्य है जर्नल में या सहायक बहियों में लेखा करना। तो सर्वप्रथम व्यवहारों की पहचान की जाएगी और व्यवहारों की पहचान करने के पश्चात उन व्यवहारों को किन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना है यह तय करके उन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में हिसाब किताब की बहियों में निश्चित नियमों के तहत लेखा करना। यह है लेखांकन प्रक्रिया का दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है वर्गीकरण। वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो लेखे किए गए हैं उन लेखों से खाता बही में अलग अलग खाते खोलना और उस पर्टिकुलर मद से संबंधित जो व्यवहार हुए हैं उन्हें एक जगह लेके आना। तो तीसरा जो स्टेप है वो है वर्गीकरण। तो खाता बही में खाते खोलना और उसमें खतौनी करना। इस चीज़ को हम लोग विस्तार से आगे आने वाले जो है लेसन्स में पढ़ाएंगे। ये तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप है अंतिम सारांश व विश्लेषण। देखिए, वर्ष भर जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में केवल ये 3 बिंदु चलेंगे। व्यवहारों की पहचान करनी है, उनका प्रारंभिक लेखा करना है और उनका वर्गीकरण करना है। यह कार्य पूरे वित्तीय वर्ष चलता है। वित्तीय वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं कि अंतिम सारांश के लेखे बनाते हैं। अब अंतिम सारांश के लेखे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मुख्य रूप से बनते हैं। ये बना करके अंतिम खाते बना करके हम ये ज्ञात करते हैं कि व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुई और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति का तात्पर्य पुनः आपको बताया जाता है कि व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। अगला जो स्टेप है वो है निर्वचन। संबंधित पक्षों के उपयोग अनुसार आपको पूर्व में बताया गया है कि व्यवसाय में हित रखने वाले बहुत सारे पक्ष होते हैं। सर्वप्रथम स्वामी का हित होता है लाभांश और उसकी पूंजी सुरक्षित रहे। फिर इसके पश्चात आते हैं लेनदार। तो लेनदारों का उद्देश्य होता है कि हमने जो माल बेचा है उनको फर्म को बेचा है वह उसका समय पर भुगतान प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से ऋणदाता को चाहिए कि उसकी पूंजी जो है सुरक्षित रहे, साथ ही समय समय पर उसको ब्याज मिलता रहे। अंशधारी क्या चाहते हैं कि उन्हें लाभांश मिलता रहे। तो इस प्रकार कर्मचारी ये चाहते हैं कि उन्हें मजदूरी वेतन समय पर मिले, साथ ही बोनस समय पर मिले और उनका फर्म में स्थायी सर्विस रहे। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। तो संबंधित पक्षों के उपयोगानुसार हम क्या करते हैं, जो अंतिम सारांश के लेखे हैं उनका निर्वचन करते हैं और निर्वचन करके उनके अनुसार वो अलग अलग जो सूचनाएं तैयार करते हैं। और अंतिम बिंदु है संप्रेषण। संप्रेषण का तात्पर्य है कि जो सूचनाएं आपने विभिन्न पक्षों के लिए तैयार की है उन पक्षों को सूचनाएं प्रेषित करना, ताकि उन सूचनाओं के आधार पर विभिन्न निर्णय वो ले सके। इस प्रकार से आपने देखा
कि लेखांकन प्रक्रिया के अंदर हमने 6 बिंदु बनाए। यह 6 स्टेप है जो क्रम से चलते हैं। पुनः एक बार हम दोहराना चाहेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लेखांकन की प्रक्रिया को समझाइए, तो सर्वप्रथम आप बताओगे कि सबसे पहला स्टेप है व्यवहारों की पहचान करना, केवल वित्तीय प्रकृति के व्यवहार। दूसरा स्टेप है प्रारंभिक लेखा। जिन व्यवहारों की पहचान आपने कर ली है उन्हें उचित प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा करना। छोटे व्यापार में जर्नल रखी जाती है और बड़े व्यापार में जर्नल का उपविभाजन करके सहायक बहियां रखी जाती है। फिर आता है तीसरा स्टेप वर्गीकरण। वर्गीकरण का तात्पर्य है कि एक बही बनी जाती है जिसको बोलते हैं खाता बही। उस खाता बही में प्रत्येक खाते खोले जाते हैं और उस खाते से संबंधित प्रविष्टि उसमें की जाती है ताकि उस खाते से संबंधित सूचनाएं हमें प्राप्त हो सके। ये जो 3 कार्य हैं वर्ष भर चलते रहते हैं। वर्ष के अंत, वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम सारांश व विश्लेषण, अंतिम सारांश के लेखे अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये तैयार किए जाते हैं और ये तैयार करके उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए व्यवसाय को लाभ हुआ है तो कितना हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना हुआ है, अगर हानि हुई है तो क्यों हुई है, कौन से खर्चे बढ़ गए हैं, पिछले वर्ष की तुलना में क्या रहा है। इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति में संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ, चालू दायित्व, स्थायी संपत्तियाँ, स्थायी दायित्व, पूंजी आदि बातें हमें स्पष्ट रूप से पता लगती है। इसके बाद पॉइंट आता है निर्वचन। निर्वचन का मतलब यह है कि जो व्यवसाय में हित रखने वाले पक्ष हैं, स्वामी, ऋणदाता, कर्मचारी, बैंक आदि जो पक्ष हैं, उन पक्षों के अनुसार आवश्यक सूचनाएं तैयार की जाती है और अंत में जो सूचनाएं तैयार की है वे सूचनाएं उन पक्षों को संप्रेषित की जाती है। इस प्रकार से लेखांकन की प्रक्रिया को हमने विस्तार से समझा है। आइए अब हम पढ़ते हैं लेखांकन की विधियां। लेखांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की 3 विधियां हैं। नंबर 1 इकहरा लेखा विधि या अपूर्ण लेखा विधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। लेखांकन की इस विधि में कुछ व्यवहारों का दोहरा लेखा किया जाता है, कुछ व्यवहारों का दोहरा लेखा किया जाता है, कुछ व्यवहारों का एक पक्ष में लेखा किया जाता है तथा कुछ व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह एक लेखा विधि न होकर के यह वास्तव में अपूर्ण लेखा विधि है। ध्यान से देखिए, इस विधि में व्यावसायिक जो व्यवहार हैं उसमें कुछ व्यवहारों का लेखा दोहरा किया जाता है जो कि डबल एंट्री सिस्टम में आता है, तथा कुछ व्यवहारों का एक पक्ष में ही लेखा किया जाता है तथा कुछ व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। तो अतः वास्तव में यह कोई प्रणाली नहीं है बल्कि अपूर्ण लेखा विधि है। सामान्यतः एक पक्ष में ही लेखा किया जाता है, अतः इसे कहते हैं इकहरा लेखा विधि। इस विधि के लेखे में जो मुख्य बातें हैं वो है नंबर 1 रोकड़ बही मुख्य आधार है, अर्थात ऐसे व्यवसायी रोकड़ बही रखते हैं और उसमें कैश के लेन देन रखते हैं। दूसरा पॉइंट है मूल प्रमाणकों पर निर्भरता, अर्थात अगर उन्हें कोई व्यवहार देखना है तो वो लोग क्या करते हैं, जो व्यवहार हुआ है उसके मूल प्रमाणक अर्थात कोई रसीद है, कोई बिल है, कोई बीजक है तो उसको संभाल कर रखते हैं और उसको देखते हैं। तो मूल प्रमाणकों पर निर्भरता रहती है। जो तीसरी बात है वह है सामान्यतः व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए किसी को उधार माल बेचा है या किसी से उधार माल खरीदा है तो उस व्यक्ति का नाम जो है पुस्तकों में लिख दिया जाता है और उसके नाम का खाता खोल दिया जाता है। जब उस व्यक्ति से लेन देन समाप्त होता है तो उसको काट दिया जाता है।
तो इस प्रकार से यह विधि वास्तव में लेखा विधि न होकर के अपूर्ण लेखा विधि है। इसके पश्चात जो दूसरी विधि है वह है महाजनी लेखा विधि, महाजनी या भारतीय बहीखाता पद्धति। देखिए, यह जो पद्धति है जिसे हम अंग्रेजी कहते हैं महाजनी और इंडियन बहीखाता सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती है और इसे देश के सामान्यतः महाजन लोग अपनाते हैं। तो इस प्रकार से यह विधि दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती है, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी में, इसी प्रकार से मान लीजिए महाराष्ट्र में तो मराठी में, गुजरात में तो गुजराती में, इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं में से लिखा जाता है। और चूंकि इसे देश के महाजन लोग अपनाते हैं, अतः इसे महाजनी बहीखाता पद्धति भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लाल कलर की बहियाँ होती है, उसमें कागज होते हैं और वे कागज सलवटदार कागज होते हैं और उसी में वो लोग लेखा रखते हैं। तो लाल कलर की बहियों का उपयोग किया जाता है। और जो तीसरी बही है वह है दोहरा लेखा विधि, डबल एंट्री सिस्टम। हमें मूल रूप से डबल एंट्री सिस्टम ही सीखनी है, क्योंकि इसी पर पूरा जो है व्यवसाय के व्यवहारों का लेखांकन टिका हुआ है। प्यारे दर्शकों और विद्यार्थियों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा इसके लिंक को उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।